नमस्कार साथियों, प्यारे बच्चों, मैं महेंद्र बाजिया, प्रधानाध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कासिंद्रा, ब्लॉक पिंडवाड़ा, जिला सिरोही। हमारे YouTube चैनल ई स्माइल स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय की प्रश्नों की सीरीज में अति लघुतरात्मक प्रश्न लेके आए हैं इकाई 14 से। तो हम शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी पिछली पुरानी बोर्ड परीक्षाओं में भी आए हुए हैं और आगामी परीक्षा में इन प्रश्नों में से आने की बहुत संभावना है। तो सबसे पहले देखते हैं, हम भारत में वित्त वर्ष की अवधि बतानी है कि भारत में वित्त वर्ष कब से कब तक होता है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च ये हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, वित्त वर्ष होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रति व्यक्ति आय निकालने का क्या सूत्र है। तो प्रति व्यक्ति आय का सूत्र होता है राष्ट्रीय आय अपॉन जनसंख्या। राष्ट्रीय आय में जनसंख्या का भाग देते हैं तो प्रति व्यक्ति आय निकलती है। अगला प्रश्न है तीसरा, राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए कि एक देश की राष्ट्रीय आय क्या होती है। तो इसमें होता है एक निश्चित अवधि होती है, इसमें निश्चित अवधि। निश्चित अवधि में किसी देश के समस्त साधनों व सेवाओं से प्राप्त अंतिम मूल्य का योग राष्ट्रीय आय कहलाता है। इसको एक बार दोबारा देख लेंगे। राष्ट्रीय आय किसी भी देश की एक निश्चित अवधि में उस देश के समस्त साधनों और सेवाओं से प्राप्त अंतिम मूल्य का जो योग होता है उसको राष्ट्रीय आय कहते हैं। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आय की प्रथम गणना कब व किसके द्वारा की गई। तो हमारे को देखना है कि भारत में राष्ट्रीय आय की प्रथम गणना के बारे में चर्चा की 1868 में दादा भाई नौरोजी। ये इसका उत्तर हो गया कि भारत में राष्ट्रीय आय की प्रथम गणना कब हुई, 1868 में। किसके द्वारा की गई, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। अगला प्रश्न है पांचवा, स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब और किसकी अध्यक्षता में किया गया। तो इसका उत्तर आएगा पांचवे का अगस्त 1949 सर पीसी महालनोबिस। अगला प्रश्न है छठा, राष्ट्रीय आय की गणना का काम किसके द्वारा किया जाता है। तो इसके लिए एक संगठन बना हुआ है CSO, जिसको हम कहते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, CSO। इसके बाद अगला प्रश्न आता है सातवां, अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। तो अर्थव्यवस्था को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है और वो 3 भाग हैं। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक और तीसरा है तृतीयक। इस प्रकार से अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न आता है, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी थी सर एम विश्वेश्वरैया।
ये इस किताब के लेखक हैं, सर एम विश्वेश्वरैया। अगला प्रश्न है 9वां, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? जब शुरू में योजना लागू की जाती थी, पंचवर्षीय योजनाएं, उससे पहले एक संगठन का स्थापना की गई, उसका नाम था योजना आयोग, और इसकी स्थापना हुई थी मार्च 1950 ईस्वी में। अगला प्रश्न आता है, नीति आयोग की स्थापना की गई है। योजना आयोग अब समाप्त कर दिया गया है और उसकी जगह नीति आयोग बना दिया गया है, और इस नीति आयोग की स्थापना हुई है 1 जनवरी 2015 को, और इस नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है 11वां, द्वितीय क्षेत्र में कौन सी क्रियाएं आती हैं? द्वितीय क्षेत्र में आती है विनिर्माण और निर्माण क्रियाएं। तो आप ध्यान से देखेंगे इसको, विनिर्माण एवं निर्माण क्रियाएं। इसके बाद अगला प्रश्न, प्राथमिक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र का मतलब होता है प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष रूप से उपयोग करना, तो ये होता है प्राथमिक क्षेत्र। तो इसका उत्तर देखते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष उपयोग। और इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं पशुपालन, कृषि आदि, ये हमारे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, इसमें वन वगैरह। अगला प्रश्न है 13वां, भारत सरकार का थिंक टैंक किसे कहा जाता है? काफी बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो भारत सरकार का थिंक टैंक किसको कहेंगे? नीति आयोग को। नीति आयोग, भारत सरकार का थिंक टैंक कौन है? नीति आयोग। तो अब हम इकाई 16 के अति लघुत्रात्मक प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, जिनमें सबसे पहला प्रश्न है, मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? तो मुद्रास्फीति में देखना है कि सामान्य कीमत स्तर में जो सतत वृद्धि की स्थिति है, उसी को मुद्रास्फीति कहते हैं। सामान्य कीमत स्तर में सतत वृद्धि की स्थिति, इसको मुद्रास्फीति कहते हैं। अगला प्रश्न है, सामान्य कीमत स्तर से क्या तात्पर्य है? तो सामान्य कीमत स्तर से तात्पर्य है किसी एक वस्तु की कीमत से न होकर वस्तु के समूह की कीमत से है। सामान्य कीमत स्तर का क्या मतलब है कि किसी एक वस्तु की कीमत से नहीं होकर वस्तु के समूह की कीमत से लिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि मुद्रा के मूल्य का तात्पर्य है। तो मुद्रा का मूल्य क्या होता है? मुद्रा की जो क्रय शक्ति है, या मुद्रा जिस वस्तु को खरीदने की शक्ति रखती है, क्रय करने की शक्ति रखती है, उसे ही हम मुद्रा का मूल्य कहते हैं। किसी वस्तु को क्रय करने की स्थिति मुद्रा का मूल्य कहलाता है। इस प्रकार अगला प्रश्न आता है, मुद्रास्फीति का प्रभाव किन पर पड़ता है? तो मुद्रास्फीति का प्रभाव हमारे राष्ट्रीय आर्थिक विकास दर पर, आर्थिक विकास दर
गरीबी, बेरोजगारी और धन के वितरण पर इसका प्रभाव पड़ता है। प्रश्न देखा कि मुद्रास्फीति का प्रभाव किन चीजों पर पड़ता है, तो आर्थिक विकास की दर पर, गरीबी, बेरोजगारी और धन के वितरण पर इसका प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न आता है कि मांग प्रेरित मुद्रास्फीति किसे कहते हैं, तो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति के बारे में देखते हैं। समग्र मांग में सतत वृद्धि के कारण मुद्रास्फीति का बढ़ना मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहलाता है। समग्र मांग में सतत वृद्धि के कारण जो मुद्रास्फीति बढ़ती है उसी को हम मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति किसे कहते हैं। अभी जैसे मांग प्रेरित अपन ने मुद्रास्फीति देखा, और अगला प्रश्न छठा है, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति किसे कहते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे, लागतों में वृद्धि के कारण, लागतों में वृद्धि के कारण पूर्ति में गिरावट से मुद्रास्फीति बढ़ती है, जिसे लागत प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। छठा प्रश्न, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति किसे कहेंगे। लागतों में वृद्धि के कारण जो पूर्ति में गिरावट होती है और मुद्रास्फीति बढ़ती है उसे लागत प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। अगला प्रश्न आता है कि मुद्रास्फीति के बढ़ने के या मुद्रास्फीति के कोई दो कारण बताओ। तो सबसे पहला है मुद्रा की पूर्ति में तेजी से वृद्धि। मुद्रा की पूर्ति में तेजी से वृद्धि, और दूसरा कारण हो जाता है औद्योगिक व कृषि में धीमी वृद्धि। मुद्रास्फीति के दो प्रमुख कारण होते हैं, मुद्रा की पूर्ति में तेजी से वृद्धि होती है और दूसरा कारण होता है औद्योगिक और कृषि में धीमी वृद्धि होती है। अगला 9वां प्रश्न है, गरीबी के दुष्चक्र का निहितार्थ क्या है। आपकी बोर्ड परीक्षा में ये पहले प्रश्न आया हुआ है, पहले अपन 8वां प्रश्न देखते हैं, और यह है निरपेक्ष गरीबी किसे कहते हैं। तो निरपेक्ष गरीबी के बारे में हम देखते हैं कि न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति अगर नहीं होती है, न्यूनतम आवश्यकता होती है रोटी कपड़ा मकान, अगर ये चीजें नहीं मिले तो इसको कहते हैं निरपेक्ष गरीबी, और ये होती है अविकसित देशों में। जैसे हमारा देश तो विकासशील है, विकसित देश होते हैं जहां पे ये गरीबी नहीं पाई जाती, अविकसित देशों में ये गरीबी पाई जाती है। तो इसमें अपन लिख देंगे निरपेक्ष गरीबी, जहां न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो, वहां निरपेक्ष गरीबी होती है। अगला प्रश्न 9वां है, गरीबी के दुष्चक्र का निहितार्थ क्या है। यह प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में पहले भी आया हुआ है, और इसका मतलब है गरीबी का कारण भी गरीबी है और गरीबी का परिणाम भी गरीबी है। यह प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आया हुआ, तो आपको इसी प्रकार लिखना है, गरीबी का
कारण भी गरीबी और गरीबी का परिणाम भी गरीबी। गरीबी। तो ये 9वां प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, बेरोजगारी किसे कहते हैं। तो बेरोजगारी, कोई व्यक्ति रोजगार के लिए योग्य है और इच्छुक है लेकिन वो रोजगार पाने में असफल है, तो इस स्थिति को हम बेरोजगारी कहते हैं। तो आपको लिखना है, कोई व्यक्ति रोजगार के योग्य व इच्छुक लेकिन वह रोजगार पाने में असफल, तो इस स्थिति को हम कहते हैं बेरोजगारी। अगला 11वां प्रश्न है, बेरोजगारी का अनुमान लगाने वाली संस्था है। अभी हमने पिछली इकाई में देखा था कि गरीबी का अनुमान कौन लगाता है, तो वो तो है CSO, भारतीय सांख्यिकी राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है, तो राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाती है संस्था CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। और बेरोजगारी का अनुमान लगाने वाली जो संस्था है उसका नाम है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, NSSO। इस प्रकार इकाई 16 से हमारे 11 प्रश्न हो गए। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, 12वां। भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं। तो सबसे पहले मुद्रास्फीति, दूसरी गरीबी और तीसरी बेरोजगारी। ये प्रमुख समस्याएं भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष हैं। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति की गणना हेतु कौन से सूचकांक काम में लिए जाते हैं। तो 2 प्रकार के सूचकांक हम इसमें काम में लेते हैं। सबसे पहला थोक मूल्य सूचकांक, और दूसरा है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ये 2 प्रकार के सूचकांक हम मुद्रास्फीति की गणना करने में काम में लेते हैं। अगला प्रश्न आता है कि मुद्रास्फीति नियंत्रण के कोई 2 उपाय बताने हैं। तो सबसे पहला उपाय आता है इसका मौद्रिक उपाय, मौद्रिक उपाय, और दूसरा आता है राजकोषीय उपाय, राजकोषीय उपाय। और ये जो मौद्रिक उपाय है वो RBI के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अगला प्रश्न आता है, भारत में गरीबी का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि गरीबी का निर्धारण भारत में एक तो होता है प्रति व्यक्ति आय पर, प्रति व्यक्ति आय। दूसरा आता है कैलोरी उपयोग पर, कैलोरी उपयोग। और तीसरा आता है कैलोरी उपयोग व्यय के आधार पर, व्यय के आधार पर। इस प्रकार हमने 15वां प्रश्न देखा कि भारत में गरीबी का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है, प्रति व्यक्ति आय, कैलोरी उपयोग और कैलोरी उपयोग व्यय के आधार पर। अगला 16वां प्रश्न आता है, बेरोजगारी दर के अनुमान किन दृष्टिकोणों पर लगाए जाते हैं। 16वां प्रश्न है कि बेरोजगारी दर के अनुमान हम किन दृष्टिकोणों में
लगाएंगे। तो सबसे पहला सामान्य स्थिति, सामान्य स्थिति। दूसरा हमारा आता है साप्ताहिक चालू स्थिति, साप्ताहिक चालू स्थिति। और तीसरा आता है दैनिक चालू स्थिति, दैनिक चालू स्थिति। तो ये हमारा 16वां प्रश्न हुआ। अगला है 17वां प्रश्न, और ये है छिपी या प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति रोजगार में तो संलग्न है, लेकिन उसके उत्पादन में योगदान शून्य हो, इसको छिपी या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। जैसे हमारे कृषि के अंदर ऐसी बेरोजगारी पाई जाती है। तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, कोई व्यक्ति रोजगार में संलग्न लेकिन उसके उत्पादन में उसका योगदान शून्य हो, योगदान क्या हो, शून्य हो। तो इस प्रकार की बेरोजगारी को क्या कहेंगे, छिपी या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। अब अगला प्रश्न 18वां पूछा है कि भारत में किस प्रकार की बेरोजगारी अधिक पाई जाती है। तो भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो बेरोजगारी है, जो अभी हमने बात की, जो भारत के अंदर कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ पे ये प्रमुख रूप से छिपी हुई बेरोजगारी तो सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो छिपी हुई बेरोजगारी, और दूसरी आती है संरचनात्मक बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी। ये दो प्रकार की बेरोजगारी हमारे भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है। अगला प्रश्न आता है कि गरीबी के दुष्चक्र का सिद्धांत किसने दिया। तो ये सिद्धांत दिया था रेगनार नक्शे ने, रेगनार नक्शे। अगला प्रश्न आता है 20वां, बेरोजगारी निवारण के कोई दो उपाय बताइए। तो सबसे पहला उपाय तो हम बताएंगे कौशल विकास, और दूसरा उपाय हो जाएगा रोजगार उन्मुखी शिक्षा, रोजगार उन्मुखी शिक्षा। इस प्रकार ये हमारे अति लघुत्रात्मक प्रश्न हुए। और ये जो इकाई 16 है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण इकाई है, क्योंकि यहां से अति लघुत्रात्मक के 3 प्रश्न आएंगे और 3 नंबर के प्रश्न इसमें से आएंगे। तो आपको विशेष रूप से इसका ध्यान देना है। और सभी प्रश्न लगभग आपकी पुरानी एग्जाम में भी आए हुए हैं, कंपटीशन एग्जाम में भी आए हुए हैं, और आने की इसमें से भी 2-3 प्रश्नों की संभावना है। तो इसी के साथ मैं आपको एक बात पुनः याद दिला दूं कि हमारे आगामी वीडियो आप तक पहुंचे, इसके लिए आपको हमारे इस वीडियो को और बाकी वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। और हमारे आगामी वीडियो आप तक पहुंचे, इसके लिए हमारे चैनल को आप बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें।